गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 9 का विषय विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम बात करेंगे इसमें कि पदार्थ होता क्या है, यानी ऐसी कोई चीज़ जो स्थान घेरता हो और उसमें द्रव्यमान होता हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे किताब, पेन, हवा, पानी इत्यादि। यानी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वह किताब हो, पेन हो, मोबाइल हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ हैं। जैसे अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो मोबाइल क्या करता है? यह एक पदार्थ है। और यह क्या करता है? यह अगर मोबाइल को हम जहाँ रखते हैं वहाँ पे ये क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। स्थान घेरने के साथ साथ इसमें द्रव्यमान भी होता है। अब हम बात करें कि द्रव्यमान होती क्या है, यानी कोई भी चीज़ अंदर से वह जितना भरी होती है वही उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। और द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं? इस द्रव्यमान को हम किलोग्राम से मापते हैं। अब हम बात करें कि इसमें एक पॉइंट आया है कण, यानी अभी मैं बताया कि जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो अब हम इस कण के गुण के बारे में बात करें तो इसका जो पहला गुण धर्म होता है यह क्या होता है कि ये जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। अब हम बात करें कि इन पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कैसे पाया जाता है, कैसे हम जानेंगे? तो इसको जानने के लिए हम करते क्या हैं कि एक कांच का गिलास लेते हैं और इस कांच के गिलास में हम क्या करेंगे? पानी भर देते हैं। और जहाँ तक हम पानी भरते हैं वहाँ तक हम एक मार्क बना देते हैं। और फिर इस पानी में 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी या नमक डाल लेते हैं। क्या डाल देते हैं? इस पानी में 2 चम्मच चीनी या नमक डालते हैं। जब हम नमक डालते हैं तो नमक डालने के बाद हम देखते हैं कि ये जो पानी का लेवल है वो पानी का लेवल क्या इस मार्क से ऊपर गया कि नीचे गया। तो चीनी या नमक डालने के बाद हम देखते हैं कि जो पानी का लेवल है वह इसी मार्क तक ही सीमित है। जबकि हम किसी भी चीज़ में अगर पानी है उसमें हम कोई वस्तु डालते हैं या कोई भी अन्य चीज़ डालते हैं तो डालने से उसका लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा कि उसका लेवल वहीं तक सीमित रहा। यानी इस मार्क से ना तो ऊपर बढ़ा ना तो नीचे आया। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो पानी के कण हैं, इन पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया गया और उन्हीं रिक्त स्थानों में यह चीनी और नमक के कण जाके समाहित हो गए, जिससे क्लियर हो गया कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरी चीज, अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। यानी जो दूसरा गुणधर्म होता है कण का वो क्या होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसको हम कैसे जाने कि वास्तव में इसके कण गतिशील होते हैं? तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक कांच के गिलास में पानी लेते हैं। अब पानी लेने के तत्पश्चात इसको हम किसी मेज पे रख देते हैं
ताकि यह शांत अवस्था में, यानी जो उसमें पानी के कण हों वह स्थिर अवस्था में आ जाएं। उसके तत्पश्चात हम कि इसमें स्याही की कुछ बूंदें डालते हैं। किसके? ड्रॉप के द्वारा। यानी यहाँ पे अगर हम स्याही की बूंदें डालें तो जब हम स्याही की बूंदें डालते हैं तो हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि यह जो स्याही की बूंदें होती हैं वह धीरे धीरे पानी में गति करने लगती है, और इस तरह से ये जो स्याही की बूंदें होती हैं वह पानी में पूर्ण रूप से गतिशील हो जाते हैं। और कुछ समय के बाद जो पानी होती है, यह पानी क्या होता है? पूर्ण रूप से उस स्याही के कलर में रंग जाता है। अगर वो स्याही नीले रंग का है तो पानी नीले रंग का हो जाता है, रेड कलर का है तो रेड कलर में आ जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो ये पदार्थ के कण होते हैं ये क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरी चीज कि इसमें अब ये जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील किसमें अधिक होते हैं? तो जो ठोस होते हैं, ठोस में क्या होते हैं? कम गतिशील होते हैं। द्रव जो होते हैं, द्रव में क्या होते हैं? अधिक गतिशील होते हैं। गैस में सबसे अधिक गतिशील होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो पदार्थ के कण होते हैं वह ठोस में कम गतिशील होते हैं, द्रव में उससे अधिक गतिशील होते हैं, और गैस में सबसे अधिक गतिशील होते हैं। अब तीसरे गुण की हम बात करें, यानी जो तीसरा गुण होता है यह क्या होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं, यह पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जो भी पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो आकर्षित करते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? किसी नल के पास जाते हैं, जैसे कोई टोटी है, एक क्या है, सपोज दैट कोई टोटी है, तो यहाँ से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। तो जब यहाँ से पानी गिरता है, तो जब यहाँ से पानी की धारा चलती है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? उंगली रख देते हैं। जब उंगली रखते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो पानी की धाराएं आ रही हैं टोटी से, वह जब ही हम उंगली यहाँ रखेंगे तो यह जो पानी की धाराएं होती हैं वो दो दिशाओं में बढ़ जाती हैं, और पुनः कुछ समय के बाद यह नीचे जैसे जैसे आता है वह पुनः क्या होता है? एक ही दिशा में पुनः एक धारा बना लेती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला है कि यहाँ पे पानी की जो धारा रही वह एक साथ आया, लेकिन जब ही यहाँ उंगली रख दिया गया इस टोटी के पास तो जो पानी की धारा रहा वो दो दिशाओं में बट गया, और जैसे जैसे ये नीचे आया पुनः यह पानी एक दूसरे को आकर्षित किया, और आकर्षित करने के फलस्वरूप पुनः एक ही दिशा बना लिया। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो जो आकर्षण की क्षमता होती है यह सबसे अधिक ठोस में होती है, यानी जो ठोस होता है इसमें सबसे अधिक होता है। द्रव में कम होता है, गैस में सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है। तो ये रहा कणों के तीन गुणधर्म। यानी पहला मैंने क्या बताया कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान पाई जाती है। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया कि जो पदार्थ के कण होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अवस्थाएं। यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। यानी सामान्य स्तर से हम लोग 3 ही अवस्था पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। तो यानी इस तरह से क्या होते हैं कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन इनमें से 3 ही अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हम लोग ये जानेंगे कि ठोस क्या होती है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। यानी अब सबसे पहले हम बात करें ठोस के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और इसके जो अवयवी कण होते हैं, यह अवयवी कण क्या होते हैं? काफी पास पास होते हैं। दूसरी चीज जो होती है, दूसरा क्या मैं बोला हूं? द्रव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। और जो तीसरा है गैस। यानी गैस क्या होती है? यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, और इसके अवयवी कण जो होते हैं वह फ्री होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक है। यानी इस तरह से हमने जाना ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि ठोस, द्रव और गैस तीनों की तुलना, यानी तीनों में अंतर क्या होता है। तो इस तरह से नेक्स्ट हम लोग देखें, यानी पदार्थ की 3 अवस्था को हम ठोस, द्रव, गैस। यानी अब हम इन तीनों में तुलना देखेंगे या अंतर देख सकते हैं कि इन तीनों में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहली चीज अभी मैं परिभाषा में बताया था कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके अवयवी कण क्या होते हैं? काफी पास पास होते हैं और उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, वह क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। यानी जो ठोस होता है, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो काफी क्या क्या होते हैं? काफी पास पास होते हैं। और जो द्रव होते हैं, इसके जो अवयवी कण होते हैं यह क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। और जो गैस होते हैं, इसके अवयवी कण स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो ठोस के अवयवी कण, यानी जो ये अवयवी कण हैं, यह अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो ठोस के अवयवी कण है, यह काफी पास पास होने के कारण इसका जो आकार और आयतन होता है, यानी आकार
और आयतन, यह क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। यानी ठोस के अवयवी कण काफी पास पास होने के कारण इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। लेकिन जो द्रव होता है, द्रव में के जो अवयवी कण होते हैं वह एक दूसरे के काफी करीब नहीं होते हैं, अर्थात वह बहुत पास पास नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है। लेकिन जो आयतन होता है, यह आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे अगर हम दूध को ही ले लें, पानी को ही ले लें, अगर हम 2 लीटर दूध को किसी बाल्टी में रखें तो बाल्टी में भी उसका आकार जो होगा वो क्या होगा, बाल्टी के आकार का हो जाएगा। लेकिन जो उसका आयतन है वह क्या होगा, 2 ही लीटर होगा। उसी दूध को अगर हम किसी टब में रखें तो टब में भी जो उसका आयतन होगा वह क्या होगा, 2 ही लीटर होगा, लेकिन जो उसका आकार होगा वह टब के आकार का हो जाएगा। तो इस तरह से उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जबकि गैस में आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे अगर हम परफ्यूम को क्या करें, परफ्यूम मार दें कमरे में, तो ना तो उसके आकार का पता चलता है ना ही उसके आयतन का पता चलता है। तो इस तरह से जो गैस का आकार और आयतन होता है वह दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। दूसरी चीज अंतरा अणुक बल, अंतरा अणुक बल, यानी जो अंतरा अणुक बल होता है वह ठोस में सबसे अधिक होता है। यानी अंतरा अणुक बल ठोस में सबसे अधिक होता है। क्यों अंतरा अणुक बल ठोस में सबसे अधिक होता है, क्योंकि सबसे पहले हम ये जानें कि अंतरा अणुक बल होता क्या है। यानी जब अवयवी कण एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, एक आकर्षण बल काम करता है, तो उसी आकर्षण बल लगने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, अंतराणुक बल कहते हैं। अर्थात 2 अवयवी कणों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है, उसी आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, अंतराणुक बल कहेंगे। तो इस कारण जो ठोस होता है, इस ठोस में अंतराणुक बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसके जो अवयवी कण होते हैं वो ठोस की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वह कम लगता है, तो जिससे द्रव में जो अंतराणुक बल होता है वह कम होता है। और गैस में इसके जो अवयवी कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसमें अंतराणुक बल क्या होता है, यानी अब जो गैस में होता है यह अंतराणुक बल क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अब जो तीसरा कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो तीसरा कंपैरिजन क्या है, विसरण की दर, विसरण की दर। अब सबसे पहले ये जाने विसरण होता क्या है। विसरण मतलब होता है फैलना, यानी जो विसरण की दर होती है वो सबसे अधिक किसमें होगा, तो जो ठोस होता है, यह ठोस में जो विसरण की दर होती है यह क्या होती है, सबसे कम होती है। जो द्रव होता है, द्रव में जो विसरण की दर होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। अभी जैसे हमने बात किया कि अगर पानी में स्याही को डाला जाए तो स्याही क्या होता है, पूरे पानी में फैल जाता है। तो वो क्या हुआ कि जो स्याही हमने डाला तो स्याही को डालने के तत्पश्चात उसका क्या हुआ, विसरण हो गया, यानी वो पानी में पूर्ण रूप से फैल गया। तो इस तरह से हमने देखा कि द्रव में जो विसरण की दर है वो क्या है, अधिक है। लेकिन सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में होता है। यानी जो विसरण की दर होती है यह सबसे अधिक गैस में होता है। कैसे, जब हम किसी कमरे में
या कहीं भी जब परफ्यूम मारते हैं तो बहुत तेजी से वो पूरा कमरा क्या हो जाता है, सेंटमय हो जाता है। तो इस तरह से जो विसरण की दर होती है यह सबसे अधिक गैस में होती है। चौथी कंपैरिजन की हम बात करें, संपीड्यता। संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब क्या होता है, दबाना। यानी जो ठोस होता है, क्योंकि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो काफी पास पास होते हैं और वो एक दूसरे से काफी अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे उसकी जो संपीड्यता दर होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। लेकिन जो द्रव होता है इसमें संपीड्यता क्या होती है, अधिक होती है। और जो गैस होती है इसमें संपीड्यता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो ये रहा ठोस द्रव गैस की तुलना। अब हम नेक्स्ट बात करें, यानी जो अगला टॉपिक हो क्या है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, यानी जब पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। यह परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, यानी दो तरह से हम पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। पहला जो परिवर्तन होता है वह तापमान में बदलाव करके, तापमान में परिवर्तन करके, यानी किसी भी द्रव्य की अवस्था को, यानी अगर ठोस है तो उसको द्रव में, द्रव है तो गैस में, उसको हम कैसे परिवर्तन करेंगे। तो इस परिवर्तन करने का दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, तापमान में परिवर्तन करके। जैसे ठोस है, ठीक है, अगर ठोस को हम क्या करेंगे कि अगर इसका हम तापमान क्या करें, अधिक कर दें तो ये किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। फिर द्रव का हम तापमान क्या करें, अधिक कर दें तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो यानी इस तरह से क्या होता है कि अगर हम ठोस का तापमान अधिक कर दें तो यह द्रव में बदल जाता है, द्रव का तापमान अगर अधिक कर दें तो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि सपोज दैट कि ठोस कोई क्या हो, बर्फ हो, क्या हो, बर्फ हो। तो अगर इस बर्फ को हम क्या करते हैं, अगर इसका हम तापमान बढ़ा दें तो तापमान बढ़ाने के फलस्वरूप यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब हमने बर्फ का तापमान बढ़ाया तो यह बर्फ पानी के रूप में बदल गया। फिर इस पानी का जब हमने तापमान बढ़ाया तो यह पानी किस रूप में बदल गया, भाप के रूप में बदल गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। तो इस तरह से हमने जब ठोस का तापमान बढ़ाया तो वह द्रव में बदल गया, द्रव का जब हमने तापमान बढ़ाया तो किस में बदल गया, गैस में बदल गया। ठीक उसी तरह से अगर गैस का हम तापमान कम कर दें तो यानी इसको अगर हम गैस को अगर हम ठंडा करें तो ठंडा करने का मतलब इसका तापमान कम करें, तापमान कम करने के फलस्वरूप यह जो वाष्प है यह ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के फलस्वरूप यह किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। और फिर इस पानी का पुनः हम तापमान कम कर दें, यानी इसका अगर हम फ्रिजीकरण कर दें तो यह पानी पुनः किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम तापमान में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जो दूसरा परिवर्तन होता है वह क्या होता है कि दाब में बदलाव करके, यानी दाब में परिवर्तन करके, यानी जो दूसरा तरीका